कल हमने थेरीज़ के बारे में पढ़े थे। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के ताल्लुक से जितनी थेरीज़ थी, बिहेवियरिस्ट थेरी के बारे में पढ़े थे, B.F. स्किनर ने जो दिया था। नेटिविस्ट थेरी के बारे में पढ़े थे, नॉम चॉम्स्की ने जो दिया था। इंटरेक्शनिस्ट थेरी या सोशो कल्चरल थेरी के बारे में पढ़े थे, जो वाइगोस्की और ब्रूनर ने दिए थे। कॉग्निटिव थेरी के बारे में पढ़े, जो पियाजे ने दिया था। इसके अलावा जो है कुछ थेरीज़ को हमने डबल से पढ़े, जैसे जेम्स एशर की जो है TPR थेरी थी उसको पढ़ें। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थेरी थी स्टीफन क्रेशन की, उसको पढ़ें। ठीक है, इस तरह जो है जेम ब्रूनर की जो थेरी थी उसको भी हमने डिटेल में पढ़े। LAD था और इसने क्या दिया, LASS लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, लैड और लेस। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, किस वजह से जो हम पढ़ाते हैं और किस तरह पढ़ाना चाहिए, कौन सी बातों को जहन में रखना चाहिए जब हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं या थर्ड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, सब लैंग्वेज के वक्त में इस चीज़ों को जो है हमारे को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट कहते हैं ऐसी चीज़ जब तुम बच्चों को पढ़ा रहे उसके लिए बच्चे का मोटिवेट होना ज़रूरी है, उसका उस चीज़ से के ताल्लुक से इंटरेस्ट पैदा होना ज़रूरी है। जैसा मोटिवेशन के ताल्लुक से दो तरह की मोटिवेशन जो है आमतौर पर मशहूर है, हमने उसकी डिटेल पढ़े है मोटिवेशन में, पॉजिटिव निगेटिव भी देखे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन जो आ रही है, जितनी अच्छी मोटिवेशन रहेगी बच्चे को सीखने में उतना मज़ा आएगा। तो जब लैंग्वेज सिखाते वक्त में हमारे को क्या करना है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चे को इंटरनली चीज़ों का एहसास हो, मोटिवेशन हो, इंटरेस्ट जो चीज़ से पैदा हो। डायरेक्ट आते से हमने हाँ ठीक है आज जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लिखो पढ़ो इस तरह बोलना है, नहीं। हमारे को ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो बच्चों के नॉलेज में हो, बच्चों के इल्म में हो, बच्चों के इस्तेमाल में आता हो। ऐसे जुमले उठाना है ताकि जो है बच्चों के रियल लाइफ में इस्तेमाल में आए और बच्चों को उसके ताल्लुक से इंटरेस्ट पैदा हो। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, बच्चों को जो है मोटिवेशन मिलना चाहिए और उससे जो है इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। लैंग्वेज को हम जब भी पढ़ाएंगे इस सेंस में पढ़ाएंगे कि बच्चा जो है पूरे लर्निंग का, लैंग्वेज सीखने का जो है सेंटर है। अलग अलग तरीके हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जो है तब समझेंगे क्यों ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की फोकस करता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि बच्चे को जब भी पढ़ाएंगे लैंग्वेज के बारे में तो बच्चा ही मेन रहेगा। बच्चे का स्टेटस, उसकी ज़हनी सलाहियत, उसके एतबार से कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, उसी के एतबार से जो है मालूमात देंगे और उसी के एतबार से उसको सिखाएंगे। इसी वजह से लैंग्वेज का जो है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इवन द टू ट्विंस आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, दे हैव द डिफरेंसेस, उनमें भी जो है फ़र्क है ना। हर बच्चा हर एतबार से अलग होता है, जिस्मानी एतबार से भी अलग हो सकता है, ज़हनी एतबार से भी अलग हो सकता है,
उसके ख़यालात अलग हो सकते हैं, उसकी सोच अलग हो सकती है, उसके सीखने की रफ्तार दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा या तेज़, कम और स्लो भी हो सकती है। इस वजह से जब भी जो है लैंग्वेज टीचिंग करेंगे हम, उस वक्त में क्या करेंगे, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे। ऐसा बच्चा जो छोटा है, जो कमज़ोर है, जो लैंग्वेज को नहीं समझता, उसको उस एतबार से जो है कंटेंट मिलेगा, और जो बच्चा बहुत जल्दी जो है ग्रेस्प कर लेता है, कैच कर लेता है, उसको उस एतबार से दिया जाएगा। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, चौथा प्रिंसिपल क्या है, किसने दिया था ये? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन ये दिया था बीएफ स्किनर ने। इसका बोलना ये है कि बच्चे जो है बड़ों का नकल करते हैं, बड़ों को इमिटेट करते हैं, फिर जो है उसको क्या करते हैं, उनको तारीफ़ मिलती है, रेनफोर्स मिलता है, और बच्चे उसको रिपीट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। इस वजह से देखो, प्रैक्टिस जो वर्ड है ना, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, प्रैक्टिस, ड्रिल, ये दूसरे लैंग्वेज के अलावा दूसरे कहीं भी आया तो ये निगेटिव वर्ड है, इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन लैंग्वेज में प्रैक्टिस जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बगैर प्रैक्टिस के हासिल नहीं हो सकती। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ पर तुम्हारे को प्रैक्टिस नहीं करवाना है, इस वजह से इसको ध्यान में रखना, ये निगेटिव वर्ड है सिवाय लैंग्वेज के। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में क्या होता है, बीएफ स्किनर का कहना यह है कि बच्चे जो है बड़ों की नकल करते हैं, फिर उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बच्चे जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों को जो है लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाना है, हम लोगों को आज भी प्रैक्टिस करवाना है, लेकिन वैसे नहीं कि बस बगैर मायने समझे जो है पढ़ाना है, नहीं। बच्चे लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। तुम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक जो है लैंग्वेज कैसे आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, बच्चों को जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। हैबिट फॉर्मेशन करते वक्त जो है बच्चों की रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरी बात, हैबिट फॉर्मेशन while learning मदर टंग। हैबिट कब फॉर्म होंगी, जब वो मदर टंग जो है सीख रहा हो। अपनी मदर टंग सीखना मतलब सीख रहा है, वो लैंग्वेज लर्निंग है, अपने आप आ रही है, बगैर सीखे वो एक्विजिशन है। और तीसरा है हैबिट फॉर्मेशन while learning टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज समझ में आया, जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो होगी मदर टंग के अलावा, वो क्या कहलाएगी, टारगेट लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन तीन चीज़ों पर है, रेगुलर प्रैक्टिस, हैबिट फॉर्मेशन वाइल लर्निंग मदर टंग, हैबिट फॉर्मेशन वाइल लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, ये इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, जब भी बच्चे को जो है पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस लैंग्वेज में ज़रूरी है। अपनी ज़बान के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ना बच्चे को जब भी जो है ज़बान सीखेगा दूसरा, वो ज़बान के लिए जो है बच्चे को प्रैक्टिस की जो है ज़रूरत होगी। तो इस वजह से बच्चे को प्रैक्टिस और ड्रिल दोनों भी जो है करवाना है लैंग्वेज में, सिर्फ लैंग्वेज में। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट में ड्रिल और प्रैक्टिस क्या है, निगेटिव वर्ड। तीन फॉर्मेट में ये काम करेगा। पहला क्या, रिपीटेशन, इंटरवल और फिर रिपीट,
या प्रैक्टिस, रिपीटेशन? प्रैक्टिस, ठीक है। बच्चा पहले क्या करेगा, एक टीचर आया, टीचर ने दिस इज ए पेन, बच्चे ने उसको क्या किया, सुना। अब क्या हुआ, गैप हुआ, बराबर। बच्चा उसको दोहराएगा, दिस इज ए पेन। अब बच्चे को जो है एक वक्त मिल गया, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद बच्चा उसको क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। वो प्रैक्टिस करेगा, रिपीट करेगा, वो क्या हो गया, इस तरह जो है प्रैक्टिस और ड्रिल जो है करवाना है। ये बिहेवियरल थ्योरी में आता है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, लैंग्वेज का एक जो है प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है, मतलब जब जो है बच्चे हमारे को देखते हैं और हमारे को देखकर नकल कर कर सीखते हैं। जैसे लहजे में, जिस अल्फाज में जो है उसका टीचर बोल रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बच्चे उसी अल्फाज को, वही अल्फाजों को जो है दोहराते हैं, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इस वजह से टीचर को क्या करना चाहिए, जब भी जो है टीचिंग लर्निंग कर रहा है लैंग्वेज की, तो उसको क्या करना है, बच्चे इमिटेट करते हैं तो इमिटेट करवाना है। जैसे मिसाल के तौर पर, ये अभी हम जब मेथड पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर टीचर बोले दिस इज ए पेन, बच्चे बोलेंगे दिस इज ए पेन, फिर बच्चा सवाल पूछेगा, टीचर पूछेगा इज दिस ए पेन, टीचर बोलेंगे यस दिस इज ए पेन, है ना। तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। बच्चे जो है बड़ों की नकल करेंगे, कॉपी करेंगे लैंग्वेज में और फिर सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर लर्निंग, बच्चे जब भी सीखेंगे नेचुरल ऑर्डर लर्निंग से ही सीखेंगे, या तुमको जब भी सिखाना है वो बच्चों को नेचुरल ऑर्डर में ही सिखाना है। नेचुरल ऑर्डर क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसका नेचुरल ऑर्डर है। तो जब भी बच्चों को तुम पढ़ाएंगे या लैंग्वेज सिखाएंगे तो नेचुरल ऑर्डर में ही सिखाना है। लिसनिंग करवाना है, फिर स्पीकिंग की बारी आएगी, फिर उसके बाद राइटिंग और लास्ट में जाकर फिर रीडिंग और लास्ट में राइटिंग। इस तरह नेचुरल ऑर्डर में ही जो है लैंग्वेज को सिखाना है। सवाल इस तरह पूछता है कि जैसे जो है इनमें से क्या प्रिंसिपल, एक टीचर जो है अपनी क्लास में बैठी है और बच्चों को जो है रीडिंग प्रैक्टिस दे रही है, ये कौन से जो है प्रिंसिपल इसमें से नहीं आता। या फिर जो है सवाल इस तरह घुमा देगा, एक जो है टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे जो है पहले सुन रहे, बाद में जो है उसके पीछे दोहरा रहे हैं, फिर जो है थोड़ी देर के बाद रीड कर रहे हैं और फिर राइट कर रहे हैं। बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर लर्निंग। मतलब नेचुरल ऑर्डर में ही होगा, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस तरह। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, जब भी ये प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच से मुराद ये है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ओरल फॉर्म में। बहुत सारे लोग जो है ज़बान बोलते हैं, जो सीखते हैं, जो एक्विजिशन करते हैं, वो जो है बोलते हैं, उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता, ओरल फॉर्म में है ना ज़बान। तो ज़बान का मेन मकसद जो है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, जब भी हम जो है ज़बान सिखाएंगे, मिसाल के तौर पर इंग्लिश की ज़बान मिसाल ले लो, जब बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे तो बच्चों को जो है लिसनिंग और स्पीकिंग कंपलसरी है, बच्चों को जो है रीडिंग और राइटिंग भी है, लेकिन जो है मेन प्रिंसिपल क्या है उसका, बच्चों को स्पीकिंग आना चाहिए, लिसनिंग भी होना चाहिए, स्पीकिंग भी होना चाहिए। इस तरह नहीं कि बच्चा ठीक है ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, फिर जो है टीचर आया उसको समझा दिया और फिर उसी पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए बोल दिया, तो फिर वो लैंग्वेज का प्रिंसिपल हो रहा है पूरा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, जब भी बच्चों पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, ओरल फॉर्म में उसको पढ़ेंगे, वो जो है बोलेंगे भी, उनको जो है मौके देना है, बच्चों को रोल प्ले करवाना है, उनको जो है अलग अलग तरीके से जो है बोलने के मौके देना, कोई टॉपिक देना, बच्चे जिस पर जो है बोले, कोई डिबेट या डिस्कशन करवाना उस टॉपिक पर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, जब भी लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाएगी मदर टंग को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उसको ख़त्म नहीं करना है। इंग्लिश क्लास में दाखिल होते से बस सब ज़बान बंद, सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, दूसरी कोई ज़बान ना सुनी जाएगी ना बोली जाएगी, ऐसे नहीं करना है।
बच्चों को जो है मदर टंग पर भी फोकस करवाना है। बच्चों के जो इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आते बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाना है। पहले जो है बच्चों को जो है इंग्लिश में बोलो, नहीं समझ में आता है, फिर इंस्ट्रक्शन बच्चों को कौन सी ज़बान में देंगे, मदर टंग में। मतलब मदर टंग बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सिखाने में मददगार है, रुकावट नहीं पैदा करती। इट डज नॉट हिंडर, इट सपोर्ट टारगेट लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। तो जब भी बच्चों को जो है सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज से मुराद यहाँ पर इंग्लिश समझ के चलो, ताकि जो है समझने में असर नहीं हो। तो इंग्लिश जब भी बच्चों को सिखाएंगे, ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, बच्चों को जो है उर्दू का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा पहला अक्षर ट्रेनिंग, कोई बोलेगा नहीं लफ्ज़ भी, वो जब मेथड आएगा तो तुम पहचानना कौन से मेथड में आती है करके हो, जब अपन इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों को जो है ना मदर टंग भी जो है इस्तेमाल साथ में करवाना चाहिए, क्योंकि जो है ये इसका प्रिंसिपल है, यूजिंग ऑफ मदर टंग। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का एक और जो है प्रिंसिपल ये है कि पर्पस होना चाहिए, हर चीज़ के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और आउटकम में जो है फ़र्क देखे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स से मुराद, जब तुम कोई सबक या कोई टॉपिक पढ़ा रहे, मान लो बच्चों को जो है तुम टेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो वो टेंसेस जो है क्यों पढ़ा रहे हैं ये तुम्हारे को पर्पस क्लियर होना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए। वो मकसद के तहत जो है तुम्हारे को पढ़ाना चाहिए बच्चे को। तो जब भी जो है लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग होगी, उसके लिए तुम्हारा मकसद साफ और सुथरा होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, पर्पस क्लियर चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, जब भी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा बच्चों के रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लैंग्वेज का जो है दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्शन है ना। मैथ्स कौन सी ज़बान में लिखा जा रहा है, इंग्लिश में या उर्दू में। तारीख़ और शहरियत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस कौन सी ज़बान में लिखे जा रहे हैं, उर्दू इंग्लिश में ज़बान में लिखे जा रहे हैं ना। इनका कनेक्शन तो है आपस में। इनको जो है बच्चों को दो चीज़ें ज़हन में रखना प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन के लिए। सबसे पहला, जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, जोड़कर पढ़ाएंगे उनके रियल लाइफ से, दूसरे सब्जेक्ट से, एक रियल लाइफ से और दूसरा दूसरे सब्जेक्ट से। तुमने इसी वजह से देखे होंगे कि लैंग्वेज की किताबों में कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, चाहे नज़्म हो या फिर जो है कोई एक्सट्रैक्ट हो, पैसेज हो, वो इस ताल्लुक से होता है, कोई साइंस के ताल्लुक से रहेगा, कोई तारीख के ताल्लुक से रहेगा, कोई फेमस पर्सनैलिटी के ताल्लुक से रहेगा, कोई स्पोर्ट्स के ताल्लुक से रहेगा। ये इस वजह से रहते हैं क्योंकि हमको को रिलेट करके पढ़ाना है बच्चों को। जब भी लैंग्वेज पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे, को रिलेशन में पढ़ाएंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक तुम सिलेक्ट करेंगे वो जो है कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वो प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में। अब कौन कौन सी चीज़ों पर जो है तुम ध्यान करेंगे जब कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हमारे को तो सिंपल है, एक सामने जो है टॉपिक आ जाता है, एक सिलेबस की बुक रहती है, वो बुक के हिसाब से हम पढ़ाते है ना। लेकिन कौन सी चीज़ें उसमें होती है, इसी को जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन को यहाँ पर आगे डील कर रहे हैं। पहला, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। जब भी बच्चों के लिए कोई टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे को उसको सीखे इस तरह होना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों की उसमें लर्नेबिलिटी दिखाई देनी चाहिए, बच्चों के काबिल होना चाहिए वो सीखने के। मतलब उनको जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर जो है रियल सिचुएशन में उसका जो है कुछ ना कुछ असर होना चाहिए, लर्नेबिलिटी। दूसरा जो है टीचेबिलिटी पर भी होना चाहिए, टीचेबिलिटी।
ऐसा टॉपिक होना चाहिए जब भी जो है तुम कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए तो वो टीचेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। मतलब ऐसा टॉपिक हो जिसको जो है टीचर आसानी से पढ़ा सके, इतना टफ या मुश्किल ना हो कि टीचर को ही प्रॉब्लम जा रही है। टीचर के खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा नहीं। इस वजह से जो है ना सिलेक्शन करते वक्त में, ग्रेडेशन करते वक्त में जो है वो क्या है, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी और उसके बाद में अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, जो कंटेंट तुम बच्चों के लिए सिलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तुम कोई ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसका कंटेंट ही तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को कैसे तुम डिटेल दे पाएंगे, किस तरह बच्चों को समझा पाएंगे। तो जो टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा वो लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। उसके पास में रेंज, जो रेंज होनी चाहिए वो भी बच्चों के मुआफिक होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि बच्चों की रेंज जो है थोड़ी ऊपर चली जाए, बच्चों के जो है दिमागी सतह से जो है एक स्टेप ऊपर। इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहुत जो है हाई हो जाए और इतनी लो भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है उसको सीखने में जो है बहुत आसान महसूस करें। समझ में आया? मतलब रेंज जो है बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, जब भी जो है लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी उसको फ्रीक्वेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब टॉपिक जो है हमने कल पढ़े थे स्पाइरल करिकुलम, रिविजिट करना चाहिए हमारे को। जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको जो है रिविजिट होना चाहिए। हमारी जो मेन स्किल है लैंग्वेज पढ़ाने की वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बार बार यही स्पीकिंग को जो है हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, चाहे जो है बच्चा बड़ी इस क्लासेस में क्यों ना चला जाए। हाँ, सिर्फ क्या करते हैं, कंटेंट की जो है ना हार्डनेस बढ़ाते जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल जो है हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो फ्रीक्वेंट जो है होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और उसके बाद में जो है कवरेज, कवरेज। हाँ, जो तुम पढ़ा रहे, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक में कवर होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है आती है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के प्रिंसिपल में। उसके बाद का प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड 13 नंबर का प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग। जब भी बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाएगा बच्चा जो है उसको जो है एक्टिविटी के जरिए से सीखेगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई टॉपिक पर तुम जो है पढ़ा रहे हैं बच्चे को, बच्चा वो काम खुद से करेगा, ज़्यादा देर तक याद करेगा। यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म है, लर्निंग बाय डूइंग। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो भी करेगा वो खुद से करेगा। बच्चे के हाथ में जो है माइक देंगे, बच्चा जो है कोई टॉपिक पर बोलेगा, अपने ख्यालात का इज़हार करेगा, जो भी उसके दिल में आता है वो बोलेगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये कि बच्चे को जब भी जो है तुम पढ़ाएंगे लैंग्वेज के लिए एक्टिविटी का इस्तेमाल होगा। इसी वजह से तुम इंग्लिश की किताबों में ज़्यादातर देखेंगे एक्टिविटीज़ दी जाती है। एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जैसे मिसाल के दो बच्चों को सामने बुलाएंगे, कोई सर्कल बनाएंगे, कुछ बच्चों को अंदर लेंगे, कुछ बच्चों को बाहर लेंगे, दोनों को इंट्रोडक्शन करवाएंगे। क्यों करवा रहे हैं वो? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है पता है? उसकी रियल लाइफ से जोड़कर, ठीक है, मतलब रियल लाइफ से। बच्चा जब जो है यहाँ पर आया हुआ है और हम जो है बात कर रहे हैं ऐसे कल्चर की जो बच्चे को अभी उससे वाकफियत है नहीं, उस तरह नहीं पढ़ाना है। बच्चे को इंट्रोडक्शन देना है। बच्चे जो है आपस में बैठते हैं, इंट्रो करते हैं एक दूसरे से, हाय, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, सी यू सून, बाय। इस तरह के जो जुमले ये बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से किताबों में क्या करते हैं, इस तरह के जुमले रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब भी पढ़ाना है उनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? उनकी रियल लाइफ से जोड़कर, जो उनके इस्तेमाल में, रोज़मर्रा इस्तेमाल में आए। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मिसाल के तौर पर तुम टॉपिक दे रहे बच्चे को कि पोस्ट ऑफिस में गए तो किस तरह बात करना है, और मिसालें दे रहे तुम बैंक में जाने की, तो वो कॉन्टेक्स्ट में हुआ? सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है? नहीं। जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से जुमलों का सिलेक्शन होना चाहिए, वही चीज़ों का जो है इस्तेमाल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ
प्रोसीडिंग जब भी बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो इस प्रिंसिपल से पढ़ाई जाएगी कि बच्चे क्या जानते हैं, उसी से हमको आगे ले जाना है। बच्चों के पास में जो नॉलेज है, जो चीज़ जानते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम बच्चों को इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बोले हाय, बच्चे बोल रहे हेलो। अब ये इंट्रोडक्शन जो है वो अलग अलग जगह पर सुन रहे, अपने दोस्तों के साथ में रह रहे, कोई टीवी सीरियल में, मोबाइल में या रील्स में जो है देख रहे, ये बच्चों के पास में नॉलेज है। यहाँ से ही हम चीज़ को उठाएंगे, बच्चे यहाँ से जानते हैं, यहाँ से इसी को जो है थोड़ा एक लेवल हाई करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग नोन टू अननोन। हाँ, मालूम से नामालूम की तरफ। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जब भी पढ़ाई जाएगी, पहले जो है सिंपल वर्डिंग दी जाएगी, उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसको जो है कॉम्प्लेक्स किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ, जैसे लैंग्वेज में मिसाल देंगे, जैसे पहले दिस इज ए स्कूल, ये सिंपल हो गया। दिस इज ए स्कूल, ये सिंपल हो गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना है। दिस इज ए ब्यूटीफुल स्कूल, ये बड़ा है थोड़ा। दिस इज ए ब्यूटीफुल स्कूल विद ए लॉट ऑफ टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और लेवल बड़ा। दिस इज ए ब्यूटीफुल स्कूल विथ टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, मोर देन 600 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस स्कूल। अब क्या हुआ, हमने क्या किए, लेवल बढ़ाए। तो क्या किए, सिंपल से कहाँ ले गए, कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से मुश्किल की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या होता है, हाँ, सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए से बच्चा जो इल्म हासिल करता है वो कंक्रीट इल्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, वाइल यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट एनीथिंग और एनी टॉपिक दैट शुड बी अंडर द सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। बच्चों के जो है सेंसरी ऑर्गन्स के ताल्लुक से जो है वो होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, बच्चों को तुम अगर से पढ़ा रहे, पढ़ाते वक्त में बच्चों को ऐसा कंटेंट दो जिसको वो समझ सके। दिस इज ए स्कूल, बच्चे देख रहे हैं। दिस इज ए ट्री, ट्री हैज ए लीव, है ना। व्हाट्स द कलर ऑफ द लीव्स, ग्रीन। बच्चे देख रहे, समझ में आया, बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ इसका कलर ग्रीन है। वेयर इज द ट्रंक, बच्चे देख रहे हैं उसके तने की तरफ। वेयर आर द रूट्स, बच्चे रूट्स की तरफ देख रहे हैं, मतलब समझ रहे। ये टॉपिक पहले पढ़ाना है, उसके बाद में बच्चों को ऑनेस्टी, इमेजिनेशन, समझ में आया, फिक्टिशियस थिंग्स, हाँ ये फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक बाद में आएंगे। पहले बच्चों को जो अपनी आंखों से या सेंसरी ऑर्गन से बच्चा जो इल्म हासिल कर सकता है वही हमको देना है। उसके बाद में बच्चे क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, जो उनकी आंखों से नहीं दिखा जाता वो भी जो है उसको सीख सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब बच्चों को जो भी नॉलेज दिया जाएगा टीचिंग लर्निंग में, लैंग्वेज पढ़ाते वक्त में, वो पहले डायरेक्ट होगा, उसके बाद में इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। कोई टॉपिक होगा, जो टॉपिक बात करेंगे हम ज़बान में, तो बच्चे से सबसे पहले उससे मुखातिब होंगे। वाई आर यू लेट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, कम सिट इनसाइड द क्लास, आंसर द क्वेश्चन। हम किससे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करें। अब कुछ ऐसे अल्फाज का हम जो है इस्तेमाल करते हैं जिसमें ओमिट कर देते हैं, बच्चा जो है इनडायरेक्टली चीज़ को समझे। जैसे मिसाल के तौर पर, वाई समवन इज लेट, अब हमने उसको डायरेक्ट बोले नहीं, हमने उसको इनडायरेक्ट बोले, लेकिन बात वहीं तक पहुंच रही। तो बच्चे को जब भी जो है लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो पहले क्या होगी, डायरेक्ट होगी, बाद में जो है वो इनडायरेक्ट की तरफ ले जाएंगे। ये भी क्या है, लैंग्वेज सिखाने का तरीका है। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, पहले बच्चे को पूरा बताना है, उसके बाद में जो है उसको जो है टुकड़ों में पढ़ाना है। जैसे मिसाल के तौर पर, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक,
ये जुमला हो गया। अब इसमें जो है बच्चे को पूरा पढ़ाया तुमने, इसमें ये बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। बच्चे को इस तरह बताया कि बेटा देख ये सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद में जुमला बोले, नहीं, बच्चे को पहले होल पढ़ाए उसके बाद में किसकी तरफ ले गए, पार्ट की तरफ ले गए। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। हाँ, फुल से जूस की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, जिसमें जो है पहले जो है होल पढ़ाया जाएगा उसके बाद में पार्ट की तरफ लेकर जाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, बच्चों को जब भी पढ़ाया जाएगा ये चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है, पहले एग्जाम्पल दी जाएगी उसके बाद में बच्चों को क्या किया जाएगा, रूल बताया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये मिसाल दे दी, अब बच्चे को समझाया गया बेटे इसमें क्या कॉमन है, बच्चा जो इसको नोटिस कर रहा है, नोटिस करने के बाद क्या कर रहा है, एम आई एन जी फॉर्म, ये आई एन जी फॉर्म बच्चे ने क्या किया समझा। हाँ, इसमें जो है बच्चे हर इसमें जो है आई एन जी फॉर्म आ रहा है, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम वेटिंग, इस तरह की। तो बच्चों को बाद में बताया जा रहा है कि बच्चे जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बच्चे को पहले मिसाल दी, बच्चे ने उस पर गौर किया, फिर जो है रूल हासिल किया, वो क्या हो गया, हाँ एग्जाम्पल टू रूल। बच्चे को पहले क्या बताया गया, एग्जाम्पल दी गई, बाद में बच्चे ने उससे जो है खुद से क्या किया, रूल जो है अखज किया, इन्फर किया, वो क्या कहलाता है, एग्जाम्पल टू रूल। इसको इंडक्टिव मेथड में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, जब भी कोई कंटेंट लैंग्वेज का पढ़ाया जाएगा वो जो है कंटिन्यूएशन पर होगा और रेगुलरिटी पर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर से बच्चों को जो है दूसरी तीसरी से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाए, फिर जो है 10वीं तक ब्रेक दे दिया जाए, बच्चे लैंग्वेज सीख पाएंगे नहीं। कंटिन्यूएशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। जब भी जो है जबान सिखाई जा रही है बच्चों को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूएशन और रेगुलरिटी होना चाहिए। इसी वजह से तुम जब इंग्लिश की किताब देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूअस जो है पहली से लेकर 10वीं और 12वीं तक आगे तक जो है मुसलसल जो है तरतीब से चीजें जो है बनाई गई है उसमें, ताकि बच्चों की लिंक ना टूटे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन एंड रेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। बच्चा बोलते बोलते जब भी गलती करेगा तुम्हारे को फौरन उसी वक्त करेक्ट करना है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। रेनफोर्समेंट, बच्चे ने जैसे ही जो है अच्छा बोला तुम्हारी को तारीफ भी उसी वक्त करना है, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। फीडबैक, बच्चे को फौरन उसकी गलती पर दुरुस्त करना है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड प्रिंसिपल ऑफ एरर करेक्शन एंड टॉलरेंस। लैंग्वेज जब भी जो बच्चा सीखेगा, जाहिर सी बात है वो बोलेगा और गलतियां करेगा, तो गलतियां करना एक नॉर्मल बात है।
गलतियां जब करेगा बच्चा तो टीचर का काम है कि उसकी गलतियों को दुरुस्त करे फौरन वहां पर ही। और बच्चा जो गलतियां बार बार करेगा तो वो उसको टोलरेट भी करे। इसी वजह से ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एरर करेक्शन एंड टोलरेंस। टीचर को उसकी गलतियां बर्दाश्त भी करना है, चिढ़ना नहीं है बच्चे पर, जो है इस तरह चीज नागवार अल्फाज या नागवार चेहरे का इजहार नहीं करना है तासुरात का, कि जिससे बच्चे को लगे अरे मैंने कोई गलती कर दिया। गलतियां जो है, एरर्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, ये जो है क्या है, सीखने का एक हिस्सा है। ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। इस वजह से टीचर को जब भी जो है लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और बच्चे से गलतियां हो रही है तो एरर करेक्शन और टॉलरेंस का जो है प्रिंसिपल जहन में रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे को जब भी पढ़ाया जाएगा उसको मीनिंगफुल लर्निंग कराई जाएगी, जिसका मफहूम निकल कर आए और बच्चा वो चीज को समझे। कोई एक टॉपिक ले लिया जाए जिसके जो है बच्चे को जो है उससे कोई लेना देना नहीं, क्या फायदा है? उसका जो है ना अल्फाज उसको जहन में रहेंगे, ना उसका जो है प्रोनाउंसिएशन सही होगा, ना किसी दूसरी चीज पर वो जहन में रहेगा, मोटिवेशन भी नहीं रहेगा, इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। इसी वजह से मीनिंगफुल लर्निंग पर जो है हमारे को फोकस करना है जब जो है हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किताब में इंग्लिश के कोई ऐसा टॉपिक लिया जाए जिसको बच्चा उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाता, कोई पैराग्राफ, कोई जो है नावल हो गया बड़े वाला शेक्सपियर का या मिल्टन का, वो टॉपिक जो क्लासिकल है, जो बच्चे उसको नहीं समझ पाते, वो टॉपिक तुम जो है छोटे बच्चों के सामने लेकर आए तो वो उससे कनेक्ट कर पाएगा नहीं। तो बच्चों के लिए ऐसे ही कंटेंट देना है बच्चों जिससे बच्चे जो है क्या कर सके, कनेक्ट कर सके खुद को। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या ये जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक मफहूम होना चाहिए, उसके पीछे का मकसद होना चाहिए कि बच्चे जो है उसको समझे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, जब भी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश हमारा सेकंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जब भी जो है इंग्लिश पढ़ाई जाएगी बच्चों के फ्लुएंसी पर ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन देयर एक्यूरेसी। उनके जो है एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देना है कि वो कितना सही बोलते हैं, बल्कि उनके बोलने पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा जब बोलेगा तो गलतियां होगी। एरर्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो बच्चों को जो है जब भी पढ़ाया जाएगा उनकी फ्लुएंसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। फ्लुएंसी क्या है? ओरल स्किल, सुनना और बोलना। एक्यूरेसी, ग्रामर से बोलो, सही जुमला बोलो, सही जगह पर हो, ऑब्जेक्ट सही हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, नाउन क्लॉज नहीं इस्तेमाल किए तुमने, ये बारीकियों पर बाद में ध्यान देना है। बच्चों के फ्लुएंसी पर ध्यान देना चाहिए कि पहले जो है बच्चा जुमला बोले। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ये है कि बच्चों को जब भी जो है सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग कराई जाएगी, टीचिंग लर्निंग कराई जाएगी, बच्चों को जो है कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ाना है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे हर काम खुद से सीखते हैं। चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, दे कैन इन्वेंट एनीथिंग। अगर से कोई चीज तुमने उनको सिखा दी है इसका मतलब उनको कोई नई चीज करने से, तुमने इजाद करने से रोक दिए। प्याजे बोलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो है कंस्ट्रक्टिविज्म से तो पढ़ाना है। टीचर जो है सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। एक बच्चे को जो है कोई टॉपिक दिए बोलने के लिए, बोले बच्चों को, दो बच्चों को जो आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाए, रोल प्ले करवाए, टीचर साइड में एक फैसिलिटी, एक जो है सहूलत फराहम करेगा, टीचर साइड में हो जाएगा, बच्चे खुद से जो है नॉलेज गेन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद से सीखेंगे और करेंगे। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चे जो भी काम करेंगे खुद से करेंगे, बोलेंगे, रट कर नहीं आएंगे। उनको जो जुमले बोलना है उस वक्त फौरन बनाएंगे। गलतियां होगी, गलतियां जो है सीखने का हिस्सा है, उसको जो है टीचर को करेक्ट करना है फौरन, या फिर जो है थोड़ा बर्दाश्त करके लेना है। बच्चों से गलतियां होती रहेगी, लेकिन बच्चों को सिखाना है तो टीचर को फैसिलिटेटर ही बनना पड़ेगा, को लर्नर ही बनना पड़ेगा, उनके साथ साथ सीखना पड़ेगा। अथॉरिटेरियन नहीं बनना पड़ेगा कि बच्चों को जो हुक्म चला है बच्चों को ऑर्डर दे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ो। ठीक है, ये सब प्रिंसिपल है टीचिंग लर्निंग के जो हमारे को जो है पढ़ाना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग।
लैंग्वेज को पढ़ाने के कौन कौन से तरीके? सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये यहाँ पर जो है ना इनकी बारीकियों को समझना जरूरी है, कौन सा तरीका किस तरह काम करता है। ठीक है, एक बार जो है ये कॉम्प्लिकेशन जो है दूर हो जाएगी तो फिर जो है पूरी चीजें वैसे ही याद रहेगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जो है सबसे पुराना तरीका यही है, इंग्लिश सिखाने का सबसे पुराना तरीका क्या है, यही है। हम जो है यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को समझ के ले रहे हैं, इस वजह से बार बार मिसाल किसकी देंगे, इंग्लिश की। सबसे पुराना तरीका, ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल तरीका भी इसी का नाम है। ये तीनों नाम से जो है इसको पहचानते हैं। लेकिन इससे पहले जो है ना एक तरीके को हम जो है और देख लेते हैं, वो है इंडक्टिव मेथड, क्योंकि ये दोनों तरीकों की जो है ना हमारे को जरूरत पड़ेगी। दूसरा है डिडक्टिव मेथड। ये दो तरीकों को जो है पहले हम समझते हैं। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे कि पहले जो है टीचर क्या करेगा, एग्जाम्पल देगा, फिर जो है बच्चे जो है उस पर गौर करेंगे, नोटिस करेंगे, और फिर क्या होगा, रूल को जो है अग्ज करेंगे बच्चे खुद से। नहीं समझ में आया तो टीचर गाइड करेगा। ये तरीका क्या है, एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव। ये चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है। क्या, कौन सा तरीका है ये, चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं हम। पहले टीचर क्या करेगा, पहले एग्जाम्पल देगा, बच्चे वो एग्जाम्पल पर गौर खोज करेंगे, नोटिस करेंगे, फिर उसके बाद में जो है रूल अखज करेंगे और टीचर उसके बाद में रूल बताएगा। मतलब बच्चे खुद से जो है क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं रूल को। इस वजह से क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। बेस्ड ऑन पियाजे, वाइगोस्की एंड ब्रूनर्स थ्योरी। समझ में आया, ये तीनों की जो है थ्योरी से निकलकर ये तरीका पर है। सीखने का जो तरीका है वो डिस्कवरी लर्निंग है। ब्रूनर क्या कहता है, जब भी बच्चे सीखेंगे तो वो खुद से डिस्कवर करेंगे, है ना। डिस्कवरी लर्निंग किसने बताया था, ब्रूनर ने। बच्चे जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। इसी वजह से इस तरीके में पहले एग्जाम्पल दी जाती है, बच्चे उस पर गौर खोज करते हैं, बाद में जो है रूल को समझते हैं। पहले जो है एग्जाम्पल देता है टीचर, बच्चे जो है नोटिस करते हैं रूल को, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इन्फर द रूल। इन्फर का मतलब है नतीजा अख्ज़ करना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे ने पहले दो तीन जो है चीजें बता दिया, आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम कमिंग विद यू। ये जो है चार मिसालें दे दिया बच्चे ने, चारों मिसालों को देखे, गौर किए। अच्छा, इसमें सब में आईएनजी फॉर्म है, इसमें जो है प्रेजेंट क्या, इज एम आर साथ में लगा हुआ है। बच्चों ने क्या किए, इज एम आर है, आईएनजी फॉर्म है, फिर उसके बाद में बोले कि ये कौन सा तरीका है, टीचर ने बताया, जाकर उनको क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह जो है बच्चा हासिल करेगा तो वो क्या होगा, इंडक्टिव मेथड में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल होगा, बच्चे जो है उसको रूल को नोटिस करेंगे, पैटर्न को नोटिस करेंगे और फिर जो है रूल अग्ज करेंगे। दूसरा तरीका होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड एक दूसरे के उलट मेथड है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है।
टीचर सेंटर्ड मेथड है। वो कौन सा मेथड है? चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें पहले रूल दिया जाता है और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दी जाती है। बच्चों को बताया जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट टेंस का जुमला है, प्रेजेंट टेंस के जुमले में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। ये पूरा रूल बता दिया, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहा, वो क्या हो गया? रूल टू एग्जाम्पल। बच्चे इसमें खुद से डिस्कवर नहीं करते, टीचर ने जितना बताया उसी को जो है समझते हैं। वो क्या है? डिडक्टिव मेथड बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी। किसने दिया था? हाँ, स्किनर ने दिया था। स्किनर की थ्योरी पर दिया हुआ है। एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी आज के दौर में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि आज दौर किसका है? पियाजे का, वाइगोस्की का और ब्रूनर का, कंस्ट्रक्टिविज्म का, जिस पर जो है आरटीई भी बनाया और एनईपी 2020 भी उसी पर बना है। ये क्या बोलता है? लर्निंग थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। उसमें डिस्कवरी, इंडक्टिव मेथड में डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। इस मेथड में क्या बात करता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, बच्चों को साफ साफ तारीफ बताओ, चीजों को समझाओ, फिर मिसाल दो और फिर जो है बच्चे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या होता है? पहले रूल बताया जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है? एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद में फिर जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये दो तरीके। अब ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है ये डिडक्टिव मेथड पर बना हुआ है। मतलब कौन सा तरीका हो गया? ये ओल्डेस्ट तरीका तो है ये, लेकिन जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। सबसे पुराना तरीका है टीचर सेंटर्ड है। ग्रामर इसमें किस तरह पढ़ाया जाता है? डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। डिडक्टिवली समझ में आ गया? डिडक्टिव मेथड से पहले क्या किया जाता है? रूल बताया जाता है, फिर क्या करता है? मतलब ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड तरीका हुआ है कि फिर ये जो है टीचर सेंटर्ड तरीका है। एक्यूरेसी पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉर्म इज इंपॉर्टेंट देन कॉन्टेक्स्ट। इसकी अभी मिसाल दूंगा तो पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। बच्चों को जो है फॉर्म और एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है। वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहा है, कोई मायने नहीं रखता। बच्चों का जो है एक्यूरेट होना जरूरी है इसमें। इसी वजह से टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें एम्फेसिस किस पर किया जाता है? एम्फेसिस समझता है? हाँ, किस पर जोर दिया जा रहा है इसमें? एम्फेसिस किस पर दिया जाता है? लिटरेरी टेक्स्ट पर। इसको जो है पहले यार अल्फाज समझने से पहले जो है ना एक बात जो है जहन में रख लो, ये तरीका काम कैसे करता है पहले ये तो समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है? टीचर जो है ना बच्चों के लिए एक पैराग्राफ निकाल कर लाता है। वो पैराग्राफ देता है, इधर ही एक तरफ जो है इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं, उसी के साथ में जो है लिखा हुआ रहता है उर्दू के मायने। बराबर है? लिटरेरी टेक्स्ट हो गया, वोकैबुलरी लिस्ट हो गई, इंग्लिश के अल्फाज उसके। हाँ, अब बच्चा क्या करेगा? पहले इंग्लिश की टेक्स्ट पढ़ेगा, जैसा आई एम गोइंग टू स्कूल। आई का मतलब मैं, गोइंग का मतलब जा रहा हूं, समझ में? स्कूल, स्कूल का मतलब स्कूल। ये बच्चे ने जो है इस तरह पूरा लिखा। अब क्या किया? इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर उर्दू का वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। ये इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कैसे पढ़ाया जाता है? इस तरह। इसमें एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया जाता है पता है? क्योंकि ट्रांसलेशन करते वक्त में अगर से प्रेजेंट टेंस को तुमने पास में लेकर चले गए तो मायने बदल जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या करता है इस तरीके में? क्या करता है टीचर? एक पैराग्राफ लेगा, बच्चों को लिस्ट देगा इंग्लिश के अल्फाज की, उर्दू के अल्फाज की। बच्चा जो है उसको पढ़ेगा, उसको खुद से ट्रांसलेट करेगा, टीचर की मदद से ट्रांसलेट करेगा। वो ट्रांसलेट उर्दू में हो गया, फिर बच्चा वो उर्दू के
जो इक्तबास है जिसका ट्रांसलेट हुआ उसको इंग्लिश में खुद से करेगा, वापस करेगा। ये इस तरह जो है बच्चा इंग्लिश सीखेगा। अब ऐसी सूरत में ग्रामर जो है जरूरी होता है, तो इस वजह से एक्यूरेसी पर इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड तरीका नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड तरीका है, इसको इतनी अहमियत हासिल नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी चीजों को जो है एम्फेसिस दिया गया है? लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट तो समझ में आया, एक पैराग्राफ जो टीचर जो है निकाल कर लाएगा बच्चों के लिए, जिस पर से जो है ट्रांसलेशन होगा, वो क्या है? लिटरेरी टेक्स्ट। ग्रामेटिकल रूल्स, इसमें जो है बच्चों के ग्रामर पर ध्यान दिया जाता है। प्रेजेंट टेंस को अगर से बच्चे ने पास्ट टेंस कर दिया तो क्या होगा? मायने बदल जाएंगे। इस वजह से ग्रामर पर इसमें जो है बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तीसरी बात है वोकेबुलरी। बच्चे के पास में जो है ट्रांसलेशन करते वक्त में जो है वोकेबुलरी का होना बहुत जरूरी है। इस वजह से जो है वोकेबुलरी पर भी इसमें जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक लिस्ट दी जाती है जिसमें जो है इंग्लिश के अल्फाज होते हैं और दूसरे लिस्ट में उर्दू के अल्फाज होते हैं। उसके बाद में जो है मेमोराइजेशन। अब हर मर्तबा जो है बच्चा मेमोराइजेशन रट्टा मारेगा, याद करेगा। जो अल्फाज है वो बच्चा हर बार लिस्ट लेकर बैठेगा क्या? तो उसको वो इंग्लिश के अल्फाज और उर्दू के अल्फाज की मायने जो है ना याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो वो याद रखने पर इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है इस तरीके में। पांचवी बात, मदर टंग को इसमें अहमियत दी जाती है। क्यों अहमियत दी जा रही है? क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन कौन सी जबान में कर रहे हैं? मदर टंग में, उर्दू में। इस वजह से इसमें दी जाती है। और छठी बात, इस पर एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है बहुत। एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि मायने बदल सकते हैं। इस वजह से जो है ये तरीका इस तरह काम करता है। इसको कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब डी एम्फेसिस किस पर है? डी एम्फेसिस का मतलब जिस पर कम जोर दिया जाता है। डी एम्फेसिस किन चीजों पर दिया जाता है? लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पर। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। इसमें जो है ट्रांसलेशन में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल कहां आ रही है? नहीं हो रही है। इसमें जो है डी एम्फेसिस है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने को नहीं दिया जाता। मतलब जो है कॉन्टेक्स्ट को जो इग्नोर किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर एक टीचर ने एक पैराग्राफ लाकर दिया, अब वो कोई भी टॉपिक रहे, बच्चों के रियल लाइफ से जुड़ रहा है नहीं है जुड़ रहा है, कोई मायने नहीं, बस ये देखो इसके ये मीनिंग है, ये अल्फाज, इसका ट्रांसलेशन करो और इंग्लिश सीखो। तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता नहीं, डी एम्फेसिस है। अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया जाता है नहीं, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मायने नहीं, ये अल्फाज लो, इसका ट्रांसलेशन करो और इंग्लिश सीखो। और चौथी चीज है कम्युनिकेशन। इस तरीके में कम्युनिकेशन हो रहा है कि बच्चों का नहीं हो रहा है। ये इन चीजों पर इसमें क्या करती है? डी एम्फेसिस दिया गया है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर्ड। असल में डी एम्फेसिस डाला ना, तो इस वजह से इसमें मैंने वो नहीं किया, डी एम्फेसिस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो है इसकी कुछ बातें खास है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले लिटरेरी टेक्स्ट देगा। एक टीचर जो है क्या करेगा? एक जो है पैराग्राफ देगा, उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में रहेगी वो, उसका ट्रांसलेशन काय में करना पड़ेगा? उर्दू में। फिर उसके बाद में काय में करना पड़ेगा? इंग्लिश में करना पड़ेगा। ये इस तरह काम करता है तरीका। ठीक है, एक पैराग्राफ रहेगा, उसका जो है वोकेबुलरी की लिस्ट भी मिलेगी साथ में, लेकिन जो है इस तरह काम करता है। इसमें जो है ट्रांसलेशन पर जो है ज्यादा जोर दिया जाता है ना। ट्रांसलेशन 8, बाइलिंगुअल लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी। बाइलिंगुअल मतलब एक लिस्ट जो है उर्दू में लिखी हुई है, इंग्लिश में जो है एक लिस्ट है, उसके मायने उर्दू में लिखे हुए हैं। वही मायने को फिर जो है तुम्हारे को इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, फिर उर्दू के उसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बाइलिंगुअल लिस्ट मतलब 2 जबानों में अल्फाज की मायने की लिस्ट जो है तुम्हारे पास में रहती है। ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज कराई जाती है, बार बार ट्रांसलेशन करो।
बार बार ट्रांसलेशन करवाया जाता है। वोकैबुलरी को जो है क्या करना पड़ता है, मेमोराइज वोकैबुलरी। अब बार बार लिस्ट देखेंगे, कितने सारे जो है अल्फाज तुम जो है लिस्ट लेकर बैठेंगे, तुम्हारे पास में जो है अभी 2-3 साल से तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो तो तुम्हारे को याद करना पड़ेगा, थोड़े जो है लेवल भी टफ होगी, तो तुम्हारे को जो है ना अल्फाज याद होने चाहिए। एरर करेक्शन कैसा होता है, यहां पर इमीडिएटली होता है। एरर करेक्शन इमीडिएटली होगा, क्यों? क्योंकि जो है ट्रांसलेशन में गलती होगी, जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते वक्त उर्दू में गलती हुई तो फिर उर्दू का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते वक्त में भी गलती होगी। इस वजह से यहां पर क्या करते हैं, फौरन जो है गलतियां दुरुस्त करते हैं। यह पूरा तरीका कहलाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा तरीका जो है डायरेक्ट मेथड है। अब ये पहला तरीका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस तरीके की खामियों को देखते हुए ये तरीका लाया गया। ये तरीका पूरा उसके उलट है, 180 डिग्री उलट है। दोनों के बीच में कोई चीज में जो है एक जैसी नहीं है, सब उलट है। उस तरीके को क्या बोलते थे, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं रिफॉर्म्ड मेथड। रिफॉर्म मेथड क्यों? क्योंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था रिफॉर्म मेथड। ग्रामर इसमें किस तरह पढ़ाया जाता, उसमें किस तरह पढ़ाया जाता था, पहले वहां पर जो है एग्जाम रूल था। अब यहां पर क्या रहेगा, फिर इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है ना। किस तरह, इंडक्टिवली। पहले जो एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर जो है रूल बताया जाएगा। इसमें एम्फेसिस किस पर है, एम्फेसिस मतलब उसमें जोर किस पर था, इसमें बच्चे पर रहेगा। उसमें जितनी चीजें थी वो सब इसके उलट है। उसमें जितने पर डी इम्फेसिस था, इसमें इम्फेसिस है। उसमें जितने पर इम्फेसिस था, इसमें डी इम्फेसिस रहेगा। इसमें कौन सी चीज पर है, टारगेट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज पर। पहला टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, उसमें किस पर इम्फेसिस था, मदर टंग पर, है ना। उसका ट्रांसलेशन किया जाता था। दूसरा उसमें कम्युनिकेशन पर, कम्युनिकेशन, उसमें कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता था। इसमें कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है, मतलब बच्चा बोलेगा। उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। इसमें क्या किया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर जो है ध्यान दिया जाता है। और साथ में जो है रीडिंग अलाउड भी होती है। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो जो है जोर की आवाज से पढ़ाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है। डी एम्फेसिस किस पर होगा, राइटिंग स्किल पर, और दूसरा मदर टंग पर। अब ये तरीका काम कैसे करता है, पहले बच्चे को जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या किया जाता था, बच्चे को एक पैराग्राफ दिया जाता था और जो है लिस्ट दी जाती थी। बच्चा इंग्लिश के पैराग्राफ का ट्रांसलेशन उर्दू में करता था, फिर उर्दू से इंग्लिश में करता था। अब इसने बोला कि उर्दू क्यों, उर्दू नहीं बोली जाएगी, क्लास में आएंगे सिर्फ इंग्लिश, उर्दू को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। पहला अक्षर समझ में, लॉक की। बच्चों को जो है जब भी पढ़ाया जाएगा सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में दी जाएगी, बोला भी जाएगा इंग्लिश में, उर्दू का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश सिखाने के लिए डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो, ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या थी, नेचुरल मेथड है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज सुनेगा वो बोलेगा।
रिफॉर्म मेथड है क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बदल कर आया था। ग्रामर इंडक्टिवली सिखाया जाता है, बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा, बच्चा फिर जो है रूल समझेगा। इंफेसिस किस पर है? सेकंड लैंग्वेज पर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर ध्यान दे रहा बच्चा जो है सुनेगा और बोलेगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ध्यान दे रहे हैं। रीडिंग अलाउड बच्चा जो है जो पढ़ेगा वो जोर से पढ़ेगा। डी इंफेसिस किस पर दे रहे हैं? राइटिंग स्किल पर, इसमें लिखने वाला काम कहीं हो रहा है नहीं। और कौन सी? मदर टंग पर क्या कह रहे हैं? डी इंफेसिस। मदर टंग तो बोलना ही नहीं है, लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए उर्दू का क्लास में। ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेथड। अब इसकी कुछ खासियतें जैसे सेल्फ करेक्शन, बच्चा अपनी गलतियां खुद करेक्ट करेगा, बोलेगा, गलतियां होगी, फिर समझेगा अपनी गलतियां क्या होगी, बच्चे की दूर होगी, तो सेल्फ करेक्शन होगा। बच्चे को रोज जो है नए नए अल्फाज सिखाए जाएंगे और फ्रेसेस बोलना सिखाया जाएगा। इंग्लिश के इस्तेमाल है, वो टीचर को बोलते हुए सुनेगा, खुद भी बोलेगा, कुछ गलतियां करेगा, लेकिन जो है सीखेगा। तो क्या होगा? वोकैबुलरी एंड फ्रेसेस एवरीडे। रोज जो है वोकैबुलरी सिखाई जाएगी। इस तरह नहीं कि एक लिस्ट दे दी जाएगी, बच्चे को बोला जाएगा ये याद कर ले, नहीं, बच्चे को बाकायदा जो है रोज सिखाए। इसमें जो है कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस या ओरल प्रैक्टिस, मतलब बच्चा बोलने की क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा। कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा बच्चे को, टॉक अबाउट महात्मा गांधी, स्टूडेंट विल स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट 2 or 3 सेंटेंसेस अबाउट द महात्मा गांधी। बराबर है, ये प्रैक्टिस होगी। कोई दूसरा टॉपिक दिया जाएगा, बच्चा उस पर बोलेगा, जो भी उसको लगता है, गलतियां होगी दुरुस्त करते जाएगा। तो इस पर जो है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस और जो है ओरल प्रैक्टिस पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। क्वेश्चन और आंसर सेशन होते हैं इसमें। बच्चा इसमें जो है अपनी गलतियां डायरेक्ट पूछ सकता है। इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, मतलब ये जो है एक तरीका की कौन सा हो गया? चाइल्ड सेंटर तरीका ही हो गया, लेकिन उतना चाइल्ड सेंटर भी नहीं है जितना आज के दौर में है। इसमें जो है क्या होता है, बच्चे को कोई सवाल पूछने की आजादी होती है। उसने सवाल पूछेगा कि नहीं, ये लिस्ट है, ये ट्रांसलेशन है, करते जाओ, गलती होगी तो बताया जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चे को पूछा, सर व्हाट वुड यू कॉल दैट थिंग, उसको क्या बोलते हैं? तो टीचर क्या करेगा? बता देगा, सर द सर्कुलर मोशन ऑफ दैट थिंग दैट्स गोइंग ऑन, व्हाट वुड यू कॉल इन इंग्लिश। बच्चा क्या करेगा? हाँ ठीक है, इसको जो है टीचर बताएगा। इस तरह जो है बच्चा क्वेश्चन आंसर इसमें क्या करेगा? पूछेगा। ट्रांसलेशन नॉट अलाउड, इसमें बच्चे को ट्रांसलेशन जो है अलाउड नहीं है। उसमें ट्रांसलेशन है, इसमें ट्रांसलेशन नॉट अलाउड। बच्चे को जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलना है, इस तरह नहीं बोला है। जैसे मिसाल के तौर पर, सर मैं आ जाऊं, मे आई कम इन सर, नहीं, ट्रांसलेशन नहीं। जो भी बोलना है डायरेक्ट लैंग्वेज में बोलना है। 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है डायरेक्ट मेथड में, सिर्फ एक लैंग्वेज का। बच्चों को जब भी वोकैबुलरी याद करवाई जाएगी, कॉन्टेक्स्ट में याद करवाई जाएगी, मतलब जो टॉपिक पर बोलना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को जो है महात्मा गांधी पर बोलना है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो वर्ड बच्चे को लग रहे हैं वो वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पिक्चर के साथ जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वोकैबुलरी सिखाई जाएगी। वो क्या है? डायरेक्ट मेथड में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इस तरह नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाया जाता है, कोई जरूरत नहीं है, दूर दूर तक उससे लेना देना नहीं है कॉन्टेक्स्ट से। वोकैबुलरी थ्रू कॉन्टेक्स्ट एंड पिक्चर। अब रोल ऑफ ए टीचर क्या है इसमें? रोल ऑफ ए टीचर और रोल ऑफ ए स्टूडेंट क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? इतनी सारी देखने के बाद क्या होगा? फैसिलिटेटर। वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, बाकी बच्चे सब कर लेंगे। स्टूडेंट क्या होगा?
एक्टिव पार्टिसिपेंट, बच्चे सब काम खुद से ही तो कर रहे हैं। बच्चे जो है दूसरों से बोल रहे, खुद बोल रहा है, खुद सीख रहा है। तो ये कौन सा तरीका हो गया? चाइल्ड सेंटर्ड तरीका।